दोस्तों आदाब अर्ज़े, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, जो आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, उसका सिर्फ एक कारण है, एक वजह है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे देश में, पूरे देश के अंदर कृषि बिलों का विरोध हो रहा है। मोदी सरकार पिछले सत्र में 3 कृषि विधेयक अध्यादेश लेकर के आई, जो लोकसभा में पारित हो चुके हैं और वो कानून बनने की राह पर आगे चल रहे हैं। मगर आखिरकार सोचने की वजह यह है कि किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसके 3 बिंदु हैं, क्योंकि 3 विधेयक हैं तो 3 बिंदु हैं। जिसमें पहला बिंदु है कि मंडी समिति, जिसमें किसान अपना अनाज, अपनी सब्जियां, अपने फल, जितना कुछ भी किसान पैदा करते हैं वो वहाँ पर ले जा कर के उसको बेचते हैं, आड़तियों के ठियों पे बेचते हैं, वहाँ पर रख करके उसको खरीद फरोख्त होती है। उस पर एक बहुत ही मामूली सी एक चुंगी राज्य सरकार लगाती है, जिसमें कुछ हिस्सा आड़तियों का होता है, कुछ और लोगों का होता है। वो बहुत लंबी चौड़ी कोई ऐसी राशि नहीं होती, मुश्किल से 2%, 3%, और पंजाब में जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा 8-10% तक वो टैक्स होता है। तो चुंगी जो लगती है मंडी समितियों में, एक प्रोपागंडा किया जा रहा है आज की गोदी मीडिया के द्वारा और सरकार के द्वारा, सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा, कि साहब जो लोग किसानों के माल को बिकवाते हैं, किसानों का जो प्रोड्यूस है उसको बिकवाते हैं, उनको वो उनसे बहुत ज़्यादा पैसे वसूल लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो किसान आज़ादी के बाद से अपना माल मंडी समितियों में, मंडियों में बेचता हुआ आया है और उसको कोई उससे परेशानी भी आज तक नहीं हुई। ये सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो मंडी समितियों के वर्चस्व को, मंडी समितियों का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए इस बिल को लाया गया है, ताकि, और उसमें कहा यह जा रहा है मज़े की बात कि किसान अपना माल जो है वो आज़ाद हो जाएगा, कहीं भी बेचने के लिए कहीं भी जा सकता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे शायद कृषि मंत्री जो हैं वो तोमर साहब थोड़े से अज्ञान के अंधकार में घिरे हुए हैं। उनको शायद मालूम नहीं कि किसान आज भी आपके इन कृषि कानूनों के आने से पहले से अपना जो उसका माल है, जो उसका अनाज है, जो उसकी सब्जियां हैं, वो किसी भी मंडी में ले जा करके बेच सकता है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की मंडी हो, दिल्ली की मंडी हो, या उत्तराखंड की मंडी हो। हमारे यहाँ से, मैं मुरादाबाद से हूँ, तो हमारे यहाँ से जो हमारा अनाज होता है या चीज़ें होती हैं वो दिल्ली जाती हैं। दिल्ली के अलावा वो उत्तराखंड में जाके बिकती हैं। तो ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि साहब पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है शायद कि किसान को ये आज़ादी मिल जाएगी, वो कहीं भी जाकर अपना माल बेच सकता है। तो भाई वो पिछले 70 सालों से अपना माल कहीं भी जाके बेच सकता है, ये आज़ादी उसको मिली हुई है। दूसरा जो ये कृषि बिल है, इसके ऊपर दूसरा जो पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, यानी कि ठेके वाली खेती। तो ठेके वाली खेती में इन्होंने एक बिंदु ये बनाया है कि साहब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो लोग करेंगे, मान लीजिए मैं किसान हूँ और छोटा किसान हूँ, 10 बीघे 5 बीघे का, और मुझ जैसे 10 या 12 किसान हैं। एक कंपनी आती है, वो आकर के हमसे कहती है कि आप हमें अपनी ये ज़मीन जो है लीज पे दे दीजिए, हम इसको क्या नाम है, इसमें खेती करेंगे और जो प्रोड्यूस करेंगे उसमें आपको कुछ रेंट देंगे, या जो कुछ भी उसका तय हो वो तय करके उनको किसानों को मिल जाएगा। अब इसमें जो बात कोई नहीं बता रहा, जो बात समझने वाली है, वो बात ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, इसका जो प्रोड्यूस होगा, जो कंपनी प्रोड्यूस करेगी या जो भी शख्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, उसके प्रोड्यूस पे सरकार 12% जीएसटी लगाने जा रही है। और 12% जीएसटी का मतलब है कि जो गेहूं आज आपको बाज़ार में 20 रुपये किलो मिल रहा है, उस पर 12% जीएसटी लगने के बाद वो 22-23 रुपये किलो मिलेगा। 3-4 रुपये गेहूं के बढ़ जाएंगे। फिर वो आटे की जब वो पिसाई होगी, उसमें वो पैसे बढ़ जाएंगे। तो आटा जो है आपका धीरे धीरे करके महंगा होता चला जाएगा। इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि कृषि कानून में पहले ये 1955 में एक बिल आया था, जिसमें आवश्यक वस्तुओं का भंडारण
एक लिमिट के तहत, एक लिमिट तक ही लोग कर सकते थे या कंपनीज कर सकती थी, जिसमें प्याज आती थी, आलू आता था, दालें, तिलहन और दलहन, और ये अनाज आता था, गेहूँ, चावल, सब चीज़ें आती थी। वो आवश्यक वस्तुओं में आती थी जो हम रोज़मर्रा के उसमें खाते हैं। गरीब आदमी की थाली में दाल आ जाती है, तो वो आराम से मिल जाया करती थी। उस पर एक अपर लिमिट थी कि इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। मोदी सरकार ने क्या किया है, इस कृषि कानून के तहत वो अपर लिमिट हटा दी है। और क्या कह के हटाई है कि हमारे देश में क्योंकि अब खाद्यान्न का कोई कमी नहीं है और ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लिहाजा अगर कोई स्टोर करना चाहे तो कर सकता है, सिवाय आपातकाल के समय में, जैसे कि अगर मान लीजिए युद्ध हो जाता है या कोई सूखा पड़ जाता है, उस समय पर स्टोरेज पे लिमिट लगाई जाएगी, वरना कोई लिमिट नहीं लगाई जाएगी। अब इसमें होगा क्या? अब इसमें होगा ये कि किसान की इतनी क्षमता नहीं है कि वो बड़े बड़े वेयर हाउस और गोडाउन और कोल्ड स्टोरेज बना करके अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर सके। इसमें प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी, ख़ासतौर से जो अडानी और अंबानी हैं, जो मोदी जी के दो परम मित्र हैं इस देश के, क्योंकि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी तो भारत भाग चुके हैं और विजय माल्या भी भाग चुके हैं। ये जो दो परम मित्र हैं, जिनको कभी एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, कभी कोई समंदर का पोर्ट बेचा जा रहा है, कभी रेलवे बेचने की बात की जा रही है, ये दो परम मित्रों को, तो ये दो परम मित्रों की कंपनीज जो हैं, ये हिंदुस्तान के मार्केट में आने के बाद ये बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाएंगी, ये वेयर हाउसेज बनाएंगी, जहाँ पर जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जिसमें प्याज, आलू, गेहूँ, चावल, दालें और तिलहन का सामान, जिसमें सरसों और तिल के बीज और ये सब चीज़ें आती हैं, सूरजमुखी के बीज आते हैं जिसका हम तेल खाते हैं, सोयाबीन आता है, उन सब का स्टोरेज करना शुरू करेंगे। और जब ये स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे तो मार्केट से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे यहाँ कृषि की जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्ट नहीं होती, हम खुद बनाते हैं और ख़ुद उसको कंज्यूम करते हैं। इवन एक्सपोर्ट भी करने की इजाज़त नहीं है। पहले एक्सपोर्ट खोला था धानों के ऊपर, चावल के ऊपर, तो उसके बाद चावल महंगा हो गया था, तो यूपीए गवर्नमेंट ने ही उसे बंद कर दिया था, उस एक्सपोर्ट को। तो जब ये मोदी जी के दो परम मित्र मार्केट में आएंगे और किसानों से उनका सामान खरीद करके अपने पास स्टोर कर लेंगे, आपको एक फिनोमेना पता होगा कि हमारे यहाँ जब फसल आती है तो फसल के टाइम पर, क्योंकि फसल बहुत होती है, गेहूँ बहुत होता है मार्केट में, तो उस वक्त पर पैसे कम होते हैं, तो कम पैसों की वजह से लोग उसे ख़रीद के अपना रख लेते हैं, साल भर रख करके उसका आटा पिसवा के खाते हैं, या कंपनीज ले लेती हैं, वो रख करके धीरे धीरे करके उसको निकालती हैं, लेकिन उसके ऊपर एक लिमिट सेट है कि भाई इतनी लिमिट तक आप स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो मोदी जी के जब दो परम मित्र मार्केट से तमाम अनाज को, दालों को, इन सब को स्टोरेज कर लेंगे, तो मार्केट में स्कार्सिटी पैदा हो जाएगी हमारे रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ों की। जब वो स्कार्सिटी पैदा होगी तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर किसी को इतनी सी भी इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो, जो कि मैं समझता हूँ भाजपा वालों को बिल्कुल नहीं है, क्यों, और जो अंधभक्त हैं उन लोगों को तो खैर अर्थव्यवस्था का अर्थ नहीं पता, तो व्यवस्था वो क्या जाने। जिनको इतना सा भी ज्ञान होगा वो ये बात जानते हैं कि जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम हो जाती है, तो किसी भी चीज़ के जो रेट हैं, जो उसके पैसे हैं, वो आसमान छूने लगते हैं, महंगाई आसमान छूने लगती है। उसके बाद किसका फ़ायदा होता है आप सब जानते हैं। अगर ये स्टोरेज मोदी जी के दो परम मित्र करेंगे तो उसके बाद फिर जब पैसे बढ़ेंगे, जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी, उसके बाद जब वो धीरे धीरे करके मार्केट में अपने सामान को निकालेंगे तो उसका उन्हें मोटा मुनाफा कमाने को मिलेगा। हालांकि अभी पीछे एक स्टडी हुई थी, उसमें रिसर्च में ये बात सामने आई कि देश के अंदर बेरोज़गारी का बुरा हाल है, मगर दो लोगों की संपत्ति जो है वो दुगनी हो चुकी है, एक रिलायंस वालों की और एक अडानी ग्रुप्स की। तो उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के हमारी सरकार उन दोनों को पेश कर रही है, उन लोगों को दे रही है, और वो खून जो चूसा जा रहा है वो हम लोगों का चूसा जा रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक पेशे से किसान हूँ। इस वक्त किसान परेशान है, दिल्ली के बॉर्डरों पे इस ठंड के, सख्त ठंड में बैठा हुआ है।
और आगे चल करके अगर ये कृषि विधेयक को नहीं रोका गया, इसको नहीं ख़त्म किया गया, तो आगे चल करके अगला नंबर जो आने वाला है वो आप लोगों का आने वाला है। वो आप लोगों का इसलिए आने वाला है क्योंकि जब किसानों के हाथ से कृषि निकल जाएगी तो उसका तमाम जो सिस्टम होगा वो कंपनीज के हाथ में आ जाएगा। फिर कंपनीज अपने मनमानी से, अपनी मोनोपोली से आप लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ें प्रोवाइड कराएगी और आप लोग मजबूर हो जाएंगे उनके दामों पर सामान खरीदने के लिए। एक बहुत रोना रोया जा रहा है, सरकार जो है वो एमएसपी बहुत कूद कूद के एमएसपी गा रही है कि साहब एमएसपी बरकरार रहेगी। हद तो ये हो गई कि अगले साल की एमएसपी भी इस साल लॉन्च कर दी गई किसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि साहब वो गेहूं का जो एमएसपी है वो 1975 रुपये हो जाएगा पर कुंटल और धानों की एमएसपी 1868 रुपये पर कुंटल है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं अभी धान डालने अपने सरकारी केंद्र पे धान देने गया था बेचने के लिए। एमएसपी मिलना, किसान तक पहुँचना जितना आसान मुंह से कह देना है उतना आसान हकीकत में नहीं है, उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 3%, 4% या बहुत हुआ तो 5% तक सरकारी ख़रीद करती है, जिसमें 5%, 6% किसानों का जो अनाज है, जो सामान है, वो सरकार अपने उस पर ख़रीद लेती है। मगर मैं आपको बताऊं, अभी मैंने अपने धान जब केंद्र उस पर बेचे तो सरकार उसका एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराती है पहले, और वो रजिस्ट्रेशन सरकारी वेबसाइट के ऊपर कराना जो है वो किसी क़यामत से कम नहीं है। मैंने जब अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो मैंने उसमें 6 बार रजिस्ट्रेशन किया और 6 के 6 बार वो लैप्स हो गया। मैंने जैसे सबमिट के ऊपर बटन दबाया फॉर्म भरने के बाद तो वो ख़त्म हो गया, अपने आप ही वो उड़ गया, होम पेज पे पहुंच गया दोबारा से वेबसाइट पर। जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, उन लोगों को पता है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। और 7वें अटेम्प्ट में जा कर के मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो वो सक्सेस हुआ। और कितनी मुश्किल से वो सक्सेस हुआ। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मैं जानता हूँ कंप्यूटर चलाना, मैं स्मार्टफोन चलाना जानता हूँ। मगर आज भी हमारे गांव देहात में जो लोग रहते हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मैं इन जगहों की अगर बात करूँ तो आज भी ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में, कि जिन लोगों को मोबाइल में नंबर डायल करना नहीं आता तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो लोग कहाँ से कराएंगे। मैं इतना कुछ जानने के बाद, मतलब 6 बार रजिस्ट्रेशन कराने के वो 6 बार लैप्स हो गया, 7वीं बार में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद फिर मैंने उसमें धान डाला। उसके बाद भी मेरे साथ क्या होता है, मैं 20 कुंटल धान वहाँ पर लेके गया, 20 नहीं तो तकरीबन 19 कुंटल होंगे। 19 कुंटल धान मैं लेकर के गया और उसके बाद सरकार ने उसको छनवाया, सरकार के केंद्र पे उसे छनवाया गया, उसमें छलना लगाया गया। हालांकि मैं अपना धान बिल्कुल साफ़ करके लेके गया था और छलना लगवाने के बाद वो धान मेरा 16 कुंटल 40 किलो रह गया। मेरा धान सीधा सीधा 3 कुंटल उड़ा दिया गया। 2 कुंटल 60 किलो के करीब मेरा धान साफ़ हो गया, वो मुझे मिलने वाला नहीं था। और 16 कुंटल 40 किलो धान मेरा दर्ज किया गया और वो उसमें दर्ज होके वो सरकारी आंकड़ों में चला गया कि साहब इनसे हमने इतना खरीदा। अब मेरा जो वो 2 कुंटल 60 किलो धान, यानी कि कितना नुकसान हुआ, 1800 रुपये के हिसाब से तकरीबन 3600 का नुकसान मुझे वहाँ पर, 3600 से 4000 रुपये का नुकसान मुझे वहाँ पर हो गया। तो किसान क्यों जाएगा? क्योंकि जो मंडी में धान लेके जाता है किसान, उससे आड़ती जो तय करता है वो छलना लगा के नहीं लेता, वो तो साफ़ किया हुआ धान होता है, उसकी तौल होती है, तौल होने के बाद वो बिक जाता है। आज की हालत यह है मार्केट की कि धान की जो प्राइसेस हैं वो 1180, 1200 तक मिल रही है मोटे धान की, और जो बासमती है वो 1600 से 1650 रुपये पर क्विंटल मिल रहा है, ख़रीदा जा रहा है किसानों से। और एमएसपी जो है वो 1868 रुपये की है, लेकिन एमएसपी सिर्फ 5% किसानों तक पहुंच रही है, 5 या 6% किसानों को मिल रही है। एमएसपी या तो किसान, सरकार को ये करना चाहिए कि साहब अगर एमएसपी से नीचे लिया गया तो वो उसे अपराध घोषित कर दें। अपराध घोषित हो जाएगा तो फिर कोई भी कंपनी वाला 1800 या जितनी भी एमएसपी तय होगी
उससे कम लेने की कोशिश भी नहीं करेगा। अगर उससे कम पे लेगा तो उसके खिलाफ FIR हो जाएगी। ऐसा कुछ अगर सरकार प्रावधान करती है तो किसानों के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। मगर सरकार तो फ़ायदा जिसको पहुंचाना चाहती है वो हम सब जानते हैं। अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारे काम हो रहे हैं और देश के अंदर इस वक्त लोकतंत्र से देश कम चल रहा है और ये जो कॉरपोरेट घराने हैं ये लोग इस देश को शायद चला रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है। और ये बात सिद्ध कर दी है भाजपा ने कि भाजपा जो है एक ऐसी पार्टी है जो पूंजीपतियों की पार्टी है और पूंजीपति ही इसे चलाते हैं और ये पूंजीपतियों के लिए काम करती है। तो दोस्तों सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा हमारी सरकार कोई काम नहीं कर रही है और इनके भ्रम में मत आइए। ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो भाजपा के अंधभक्त हैं कि वो लोग ध्यान रखें कि खाली ऐसा नहीं है कि हमारा खून चूसने के बाद ये लोग प्यासे नहीं बैठेंगे। अगला नंबर तुम्हारा भी आएगा, तुम्हारा भी खून चूसेंगे और अपने बच्चों को गूगल से डाउनलोड करके रोटी नहीं खिला पाओगे। किसानों से ही तुम्हें अनाज खरीदना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, उसके बाद तुम रोटी इस देश को खिला पाओगे, अपने बच्चों को खिला पाओगे। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है, यही गुजारिश है कि जहाँ भी आप लोग हैं, चाहे वो दिल्ली में हैं, बम्बई में हैं, कलकत्ता में हैं, जयपुर में हैं, भोपाल में हैं, बेंगलोर में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, किसानों का साथ दीजिए और किसानों के लिए खड़े होइए और हर तरीके से किसानों का साथ दीजिए कि ताकि आगे आने वाले वक्त में हमारा ये देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था इसी किसानी की वजह से आगे चलकर भी वैसे ही सोने की चिड़िया बने और ये मौजूदा सरकार जैसे लोग, ये अडानी अंबानी जैसे लोग इस सोने की चिड़िया के पर नहीं नोच पाएँ। इस बात की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। आज हमारे जो किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं वो किसी अपनी खुशी के लिए नहीं बैठे हैं, वहाँ पर इस देश को बचाने के लिए बैठे हैं। उनको पाकिस्तानी और खालिस्तानी का नारा दे रहे हैं ये लोग, इन्हें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि हमारे देश, जिस देश को पालता है किसान, जब इन्होंने नोटबंदी करी तो GDP में 2% की गिरावट आई। अगर वो GDP थोड़ी बहुत भी बची थी तो किसानों की वजह से बची थी। उनको कहा जा रहा है कि आज वो देशद्रोही हैं। जो कोई भाजपा का विरोध करता है वो इनकी नज़र में देशद्रोही हो जाता है। तो एक बात जान लें, ये भाजपा वाले या RSS वाले कि ना भाजपा ना संघ देश नहीं है। देश जनता से है और देश उन किसानों से है जो आज दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये विनती है, ये दरख्वास्त है कि आप सब लोग किसानों का साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि आगे चल करके इस देश को कोई भी झुका ना पाए और हमारा देश इस मुट्ठी की तरह बिल्कुल अडिग रहे और बिल्कुल एक साथ रहे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।